ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। संघवाद पर राष्ट्रीय सहमति बने, तो ये सब एडिटोरियल जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। तो चुनाव नतीजों और सरकार गठन के बाद कुछ विषयों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार आवश्यक हो गया है। अन्यथा धर्म संस्कृति नहीं बल्कि उन्नति, एकता और विकास आदि की बातें बेमानी हो जाती हैं। और ये विषय दलीय सीमाओं से बाहर है और इन्हीं दलीय संकीर्णता में तय करने की कोशिश अहितकारी भी है। स्वतंत्र भारत में संघीय और क्षेत्रीय अस्मिता का सामंजस्य ऐसा ही विषय है। आश्चर्य की स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी हमारे नेताओं ने इस पर राष्ट्रीय सहमति बनाने की चिंता नहीं दिखाई है, बल्कि हालिया चुनाव में की गई बयानबाजियां तो उल्टा दिखा रही हैं। और आप देखेंगे अनेक नेता क्षेत्रीय विद्वेष, असंतोष या अहंकार उभारने में लगे थे और इसमें वे भी थे जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा भी मिला हुआ है। महाराष्ट्र में आप देखते हैं, महाराष्ट्र में गुजराती बनाम मराठी भी एक मुद्दा बना। फिर बिहार के एक नेता ने कहा कि कम सांसदों वाले राज्य के नेता पूरे देश पर शासन करते हैं, जबकि अधिक सांसदों वाले राज्य के लोग केवल मजदूरी करने हर कहीं भटकते हैं। यह कहकर उन्होंने असमान विकास के मुद्दे को पक्षपात से जोड़ा है। एक राष्ट्रीय नेता ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर की चाबी दक्षिण चली गई कहकर अनजाने ही दक्षिण भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया। और यद्यपि उनका निशाना एक स्थानीय नेता थे और तब एक तमिल नेता ने उन पर अनुचित दोष लगाने का आरोप लगाया। इसी तरह जब किसी राज्य और केंद्र की सत्ता भिन्न भिन्न दलों के हाथों में रहती है तो केंद्रीय अनुदान में या एजेंसियों के उपयोग में भी भेदभाव की बातें उठती हैं। राज्यपाल के मामले की देख लीजिए। और फिर एक ही नेता चेन्नई, दिल्ली और भुवनेश्वर में अंतर विरोधी बातें करते हैं और इससे बचा जा सकता है यदि नेता कुछ विषयों को दलबंदी से अलग रखें। पर विचित्र बात यह है कि दिखाने के लिए जो लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं वे व्यवहार में देश में बल्कि एक राज्य, समुदाय और दल में भी ईर्ष्या, द्वेष और अविश्वास को हवा देते हैं। मानो देश तो क्या, ये अपने समुदाय के भी सभी लोगों को अपना नहीं मानते हैं। राष्ट्रीय दलों के अंदर भी कभी कभी उत्तर दक्षिण गुट झलकता है। स्वतंत्र भारत में केंद्रीय बनाम क्षेत्रीय संबंध पर पेंडुलम सी स्थिति रही है और कभी अति केंद्रीयता तो कभी आप देखिए बिखराव सा दिखता है। जब किसी राष्ट्रीय दल की ताकत बहुत बढ़ जाती है तो केंद्रीयकरण प्रवृत्ति बढ़ती लगती है। जब केंद्र में किसी को बहुमत ना मिले तो कई नीतियों में टाल मटोल, अस्पष्टता दिखती है। यह सब संघ और राज्य के अधिकार और कर्तव्य पर सहमति के अभाव का ही संकेत है। और मजे की बात है कि अंग्रेजों ने देश भर में विशिष्ट क्षेत्रों, शासकों समूहों को स्वायत्त रहने दिया, जबकि वे असंख्य छोटी बड़ी रियासतों को खत्म करने में समर्थ थे। और त्रावणकोर से कश्मीर और राजपूताना से मैसूर तक सैकड़ों छोटे बड़े क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने केवल औपचारिक अधिकार रखा था। वास्तविक सत्ता रियासतों के पास थी और यह भी ब्रिटिश राज के लंबे समय तक चलने का एक कारण भी रहा है। सैकड़ों सशक्त भारतीय राजा और नवाब अंग्रेजों के प्रति सामान्य या फिर मैत्री भाव रखते हुए थे और जिससे ब्रिटिश राज अधिक सबल, समृद्ध और दीर्घकालिक बना रहा। और स्वतंत्र भारत के शासक अभी तक वह संतुलित प्रणाली नहीं बना सके। और कभी आप देखिए केंद्र अत्यधिक हस्तक्षेपकारी हो जाता है और कभी एकदम ढुलमुल हो जाता है। और एक समय तो केंद्र में भारी बहुमत से आई सरकार मनमाने तौर पर राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देती थी और ताकि राज्यों में भी केंद्रीय सत्ताधारी दल के लोगों की सत्ता बन जाए। और राज्यपालों के माध्यम से या राज्य में दखलंदाजी पर भी सवाल उठते थे। और क्षेत्रीय भावनाओं पर चोट का तीसरा रूप केंद्रीय नेताओं द्वारा उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मनमाने तरीके से नियुक्त करना, बदलना रहा है जहां उनके दल की सरकार हो। और इसमें राज्य के जनगण और विधायकों की इच्छा को भी दरकिनार कर केंद्रीय नेता अपनी पसंद थोपते हैं और इससे राज्य में सुयोग्य नेता भी उपेक्षित किए जाते हैं। और एक नेता द्वारा देश के हर कोने पर एकाधिकार निर्णय करने का संदेश जाता है। यह राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अनावश्यक भी है।
ऐसा कदम क्षेत्रीय असंतोष पैदा करते रहते हैं और विशेषकर जब कोई राज्य और केंद्र में सत्ता के दौरान अंतर विरोधी नीतियां अपनाता दिखे। जैसे राज्यसभा में किसी राज्य की सीट पर उसी राज्य के व्यक्ति जाएं या फिर किसी भी राज्य के व्यक्ति जा सकते हैं, अथवा क्या नेताओं के लिए रिटायरमेंट की कोई आयु है। और ऐसी बातों पर जब जब जैसा तब तैसा क्षेत्रवाद या आप देखिए भेदभाव की बुगाहट होती है। और उसी तरह भाषा, शिक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय त्योहारों पर केंद्र से सब कुछ तय करना अनुपयुक्त है। और वस्तुतः आप देखेंगे राजनीतिक केंद्रीकरण भारतीय मिजाज और परंपरा के विपरीत है। और देश की सामरिक एवं विदेश नीति में केंद्र का महत्व होना उचित है। काफी हद तक आप देखिए मुद्रा और विदेश व्यापार भी है। और शेष सभी विषय भाषा और शिक्षा, संस्कृति, कराधान और स्थानीय प्रशासन आदि में क्षेत्रीय रुचियों और क्षमताओं को प्रमुखता देना ही अच्छा है। वह देशवासियों के बीच सहयोग, सौहार्द और अपनी अपनी प्रतिभाओं के मुक्त विकास में भी सहायक हो सकता है। हर चीज का केंद्रीकरण करने से अंततः अधिकांश क्षेत्रों में दक्षता गिरती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या फिर समिति विविध प्रकार के नियमित मामलों, समस्याओं, शिकायतों और सुझाव आदि को स्वयं देख नहीं सकते हैं, जो केरल से असम तक से आती रहती है। सो अंततः यह सब केंद्रीय संस्थानों के महत्व मामूली कर्मचारी ही देखते हैं, जो सीमित समझ रखते हैं। इस प्रकार असंख्य विषयों में जो कार्य स्थानीय जानकार और अनुभवी अधिक अच्छे से करते हैं, वह केंद्रीय स्तर से होने पर प्रयास जैसे तैसे और दिखावटी होकर आप देखते हैं कि रह जाते हैं। और केंद्र स्तर पर कम से कम विषयों पर अधिकार रखना ही उचित है। और इसलिए हमारे नेताओं को राजनीतिक ही नहीं, शैक्षणिक और सांस्कृतिक और व्यापारिक विषयों पर भी केंद्र और राज्यों के बीच उदार संबंध बनाने की पहल करनी चाहिए। यह दलबंदी से ऊपर उठकर ही संभव है। यह सच्ची इच्छा शक्ति और सद्भावना की मांग करता है। से सभी उपाय स्वतः मिल जाएंगे। लेखक राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक और वरिष्ठ स्तंभकार हैं शंकर शरण, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मध्य प्रदेश में आप देखिए माना जा रहा था कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव भी लड़ा गया था। बाद में आप देखिए डॉक्टर मोहन यादव को बना दिया। कौन जानता था? मैं तो पहली बार सुना जब वो मुख्यमंत्री बने। और इसी तरह से आप देखेंगे राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। और अक्सर आप लोग सुनते रहते होंगे पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनातनी चल रही है। केरल में सुनते रहते होंगे, पंजाब में सुनते रहते होंगे। कभी उत्तर प्रदेश में अभी नहीं सुना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो आराम से उनकी सहमति बनी रहती है। निरंतरता के साथ बदलाव भी जरूरी है। तो मोदी सरकार की तीसरी पारी शुरू हो गई है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन होने के साथ ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के स्थायित्व को लेकर जो सवाल उठे थे अथवा उठाए जा रहे थे, वे सहयोगी दलों, विशेष रूप से एनसीपी और शिवसेना की ओर से मंत्री पदों को लेकर शिकवा शिकायत के बाद भी खास अहमियत नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि इनके पास कुछ ज्यादा है नहीं है। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है और एनसीपी जो अजीत पवार की है, ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे अगर बगावत भी करते हैं। एकनाथ शिंदे को तो मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ जाएगा। और इसी तरह यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने मंत्रियों के चयन और उनके विभागों के बंटवारे में सहयोगी दलों, विशेष रूप से टीडीपी और जेडीयू के दबाव का सामना करना पड़ेगा। वे हवाबाजी ही अधिक साबित हुए हैं, क्योंकि अधिकांश महत्वपूर्ण विभाग भाजपा नेताओं के पास ही गए हैं। और इसी तरह अनेक प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों को उनके पुराने विभाग फिर से मिले हैं। और इससे यह संदेश निकला है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में पहले की तरह कार्य करती रहेगी, एक तरह की निरंतरता बनी रहेगी। और यह आप देखते हैं कि यह एक हद तक ठीक भी है, लेकिन कुछ बदलाव भी होने चाहिए। जैसे कि जिन मंत्रियों का कामकाज आशा के अनुरूप नहीं रहा है, उनके विभाग बदले जाने चाहिए। और किसी मंत्रालय का उदाहरण देना हो तो शिक्षा मंत्रालय का देखिए आप, मुझे लगता है कि 5 साल में कम से कम परीक्षा इनकी भी तो होना चाहिए, मंत्रियों की। इनके परिणाम सामने आना चाहिए कि किसने कितना अच्छा काम किया, उस पर क्या उसे दोबारा कुछ मिलने वाला है इनाम के रूप में। अगर उसने सही काम नहीं किया तो उसे उसका भुगतान भी करना चाहिए। और मोदी सरकार शिक्षा के मोर्चे पर कुछ खास नहीं कर सकी। बहुत देर से आई नई शिक्षा नीति पर अमल धीमी रफ्तार से हो रहा है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों तक में कुलपतियों और शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त जो नियुक्तियां हो रही हैं उन्हें लेकर सवाल उठते रहे हैं। एक निराशाजनक तथ्य यह भी है कि 10 साल बाद भी पाठ्यक्रम परिवर्तन का काम ना के बराबर हुआ है। वह भी आप देखिए तब जब सरकार के लोग ही यह शिकायत करते रहे कि भावी पीढ़ी को
गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। और जब सत्ता में आप ही हैं तो फिर शिकायत कैसे, किससे और क्यों? और आप देखिए जो पेपर भी हो रहे हैं तो उसमें देखिए कितना हड़बड़ी हो रही है, कितनी गलतियां, कितने लीक के मामले आ रहे हैं, घपलेबाजी की बात हो रही है। बदलाव की आवश्यकता केवल सरकार के रंग ढंग और रीति नीति में नहीं बल्कि संगठन में भी है। और इसलिए क्योंकि आप देखिए यदि भाजपा ने सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद भी 2019 के मुकाबले 2024 में 63 सीटें गंवा दी, तो उससे के पीछे सरकार की कार्यशैली भी जिम्मेदार है और संगठन अर्थात भाजपा के तौर तरीके भी। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद इन नतीजों पर पहुंचने के पर्याप्त कारण है कि यदि इस बार भाजपा सिमट गई तो इसलिए कि प्रत्याशियों का चयन सही तरीके से नहीं किया गया। बाहरी या दूसरे दलों के नेताओं को प्रत्याशी तो बनाया ही गया है और उन सांसदों को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया जिनके कामकाज से जनता नाखुश थी। और इसमें भी संशय नहीं है कि भाजपा वैसी सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर सकी जैसी उसके विरोधी दलों ने की है। और इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ऐसा कोई विमर्श नहीं खड़ा कर पाई जो देश की जनता के बीच अपना व्यापक प्रभाव छोड़ता है। और सरकार और संगठन उस विमर्श की काट भी नहीं कर पाए जो विपक्षी दलों ने उसके खिलाफ खड़ा किया था। और रही कसर भाजपा कार्यकर्ताओं की बेरुखी से पूरी कर दी। इस बेरुखी के कई कारण थे, उनमें से एक प्रमुख था कि प्रत्याशियों का चयन ठोक बजा कर ना किया जाए ना। भाजपा की बात करें तो 1980 में हुई थी इसकी पार्टी की स्थापना। भाजपा ने कैसे कैसे नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा, इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के जौनपुर से चुनाव लड़ रहे कृपाशंकर सिंह है। वही कृपाशंकर सिंह जिन्होंने दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट संग उस पुस्तक का लोकार्पण किया था जिसका शीर्षक था मुंबई हमला आरएसएस की साजिश। और जिन भोजपुरी गायक पवन सिंह को भाजपा का प्रतिबद्ध सिपाही मानकर बंगाल में आसनसोल से चुनाव मैदान में उतारा गया था, उन्हें अपने विवादित गानों के लिए चुनाव लड़ने से मना करना पड़ा। इसके बाद जब उन्हें अन्य कहीं से प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो वह बिहार में काराकट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतर गए। वहां उन्होंने राजग के प्रत्याशी को हराने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य सीटों पर भी भाजपा को नुकसान पहुंचाया। आखिर ऐसे प्रत्याशियों के चयन के लिए कौन जिम्मेदार है? यह वह प्रश्न है जिसका कोई उत्तर देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। क्या इसलिए कि उत्तर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के अलावा अन्य किसी के पास नहीं है? और भाजपा को जिन 4 प्रमुख राज्यों में जोर का झटका लगा उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान है। और सबसे ज्यादा अगर कहीं झटका लगा तो अयोध्या सीट को, जहां भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ, वहां बीजेपी हार गई है। और इस हार को मुझे लगता है कि बीजेपी कभी पचा नहीं पाएगी। महाराष्ट्र में झटके का एक कारण एनसीपी और शिवसेना में तोड़फोड़ को भी माना जा रहा है। प्रश्न यह है कि क्या एनसीपी और शिवसेना से टूटकर निकले दल बिना शीर्ष नेतृत्व की सहमति और समर्थन से भाजपा के पाले में आए थे और महाराष्ट्र सरकार की सत्ता में साझेदार बने थे? वास्तव में ऐसे एक नहीं अनेक प्रश्न हैं और उनके उत्तर शीर्ष नेतृत्व अर्थात नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तलाशने होंगे, क्योंकि सरकार और संगठन में उनकी मर्जी के बगैर कोई बड़े फैसले संभव नहीं थे। भाजपा के कमजोर प्रदर्शन का एक कारण यह भी रहा है कि इस बार भी यह मान लिया गया कि मोदी नाम के सहारे सबका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन जनता आचम और अपेक्षाओं पर खरे ना उतरने वाले सांसदों से अजीज आ गई थी और उसे लगा कि उसे हल्के में लिया जा रहा है और उसने अपनी नाराजगी जता दी। माना कि कांग्रेस ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे 99 सीटें 240 से ज्यादा है। वह इस पर विचार करने का संकेत भी नहीं दे रही है कि उसे करीब 1 दर्जन राज्यों में एक भी सीट क्यों नहीं मिली। लेकिन भाजपा को तो अपनी 63 सीटें कम जाने पर गहन मंथन करना ही चाहिए। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर है, ये आप देखेंगे, ये राजीव सचान के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। और एक बात याद रखिएगा, मुझे लगता है कि ये पार्टियां अपने अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं करती हैं। ना तो राहुल गांधी, भले आप देखते हैं कि अच्छा प्रदर्शन रहा है, मान लीजिए चलिए विपक्ष का नेता नहीं बन पाया 2014 में, 2019 में, लेकिन 2024 में वो बन जाएंगे। लेकिन ये देखना चाहिए कमियां कहाँ रह गई हैं। आप लोगों से कहता रहता हूँ ना कि टेस्ट आप लोग दीजिए और फिर उसमें जो कमियां रह जाती हैं बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट किया करिएगा, उससे सुधार किया करिएगा। ऐसा नहीं कि पिछली बार से इस बार आपका अच्छा टेस्ट गया, बस आप संतुष्ट हो जाए, खुशियां मनाने लग जाए, आप जीत ना पाए। ऐसा तो कोई सफलता नहीं है ना, इसकी खुशियां मनानी भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। हाँ ठीक है, जब आप पास कर जाएंगे, आप एक तरह से आप देखिए सिलेक्ट हो जाएंगे, तब खुशियां मनाने की बात होती है। या आप देखिए ऊर्जा मस्तिष्क की शक्तियां, तो हमारा मस्तिष्क सबसे बड़ा इच्छा पूर्ति वृक्ष है और इससे आप जो भी मांगे वह उसकी पूर्ति में लग जाएगा। इसलिए इससे कभी भी नकारात्मक ना मांगे और मन में सदैव अच्छे विचार और सकारात्मकता को ध्यान दें। चूंकि जो विचार स्वतंत्र रूप में कोई शक्ति नहीं रखते हैं, लेकिन जब हम सक्रिय रूप से अपना ध्यान उन पर लगाते हैं
तब वे वास्तविक नजर आने लगते हैं। और इसलिए आप देखते हैं कि ध्यान रखें कि हम क्या सोचते हैं, और कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। हमारे मन में एक दिन में इतने सारे विचार आते हैं कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे भी हमारे मस्तिष्क पर हावी हो गए हों। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते हैं तो हमारे अवांछित विचार हमारे समग्र कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कोई भी चीज हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती है जितने कि अनियंत्रित विचार। इसलिए मन के बगीचे में समय समय पर खरपतवार हटाते रहें और स्वस्थ विचार बोएं, जिससे हमारे जीवन का निर्माण हरा भरा बना रहे। याद रहे कि मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब ये शक्तियां केंद्रित होती हैं तो चमक उठती हैं, और हमारे मस्तिष्क सृजनात्मक होना चाहिए ताकि वह मानव की भलाई में उत्तम कार्य कर सके और अपने जीवन के उद्देश्य को सार्थक कर सके। ऐसे मस्तिष्क विचारों पर चर्चा करते हैं, जबकि औसत मस्तिष्क घटनाओं और छोटा सोच वाले मस्तिष्क लोगों के विषय पर चर्चा करते हैं। मस्तिष्क में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा और जीवन की यात्रा उतनी ही सुगम और सुखद होगी। ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा हुआ हृदय जीवन की सभी उलझनें मिटा देता है, लेकिन जब मस्तिष्क कमजोर होता है तब परिस्थितियां आप देखिए समस्या बन जाती हैं, और जब मस्तिष्क स्थिर होता है तब परिस्थितियां अनुकूल बन जाती हैं। जब मस्तिष्क मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, देख लिया कीजिएगा। काम पर सरकार। तो प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों के रूप में केंद्रीय मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद जिस तरह बिना किसी देरी के उनके विभागों का बंटवारा हो गया, इस क्रम में कई प्रमुख मंत्रियों को उनके पुराने विभाग मिल गए। और उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि भले ही नई सरकार गठबंधन सरकार हो, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री मोदी की पूरी छाप है। विभागों के बंटवारे से यह साफ हुआ है कि उन चर्चाओं में कोई तथ्य नहीं है कि भाजपा को सहयोगी दलों के दबाव का सामना करना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि गठबंधन सरकार होते हुए भी मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार अतीत की उन मिलीजुली सरकारों से अलग होगी, जिन्हें सौदेबाजी की राजनीति का न केवल सामना करना पड़ता था बल्कि अपने एजेंडे को लागू करने के मामले में भी समझौते भी करने पड़ते थे। एक कारण इसका यह है कि 240 सीटें मिली हैं, और आप देखते हैं कि कुछ ही सीटों का उसे जरूरत पड़ेगी अगर नीतीश कुमार और टीडीपी छोड़ भी देती है उनका साथ। तो इसलिए आप देखिए दबाव में नहीं आ रहे हैं मोदी जी, क्योंकि वो व्यवस्था कर लेते हैं, इस तरह की उन्हें अनुभव भी है। और आप देखेंगे कि दबाव और सौदेबाजी की राजनीति गठबंधन सरकारों का एक नकारात्मक पक्ष है। इससे बेहतर और कुछ नहीं है कि मोदी सरकार गठबंधन राजनीति के इस नकारात्मक पहलू से मुक्त रहेगी। शासन के बेहतर तरीके से संचालन और देश की अपेक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से यह उचित है कि गठबंधन सरकार सहयोगी दलों के अनुचित दबाव से मुक्त रहे। यह केवल गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले दल के हित में नहीं होता है, बल्कि सहयोगी दलों के भी हित में होता है, क्योंकि वे राष्ट्र निर्माण में सहभागी के रूप में देखे जाते हैं, और क्षेत्रीय दल होते हुए भी देश भर में उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है। क्या बनती है? विश्वसनीयता बढ़ती है। और अधिकांश प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों को उनके पुराने मंत्रालय मिलने का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी 100 दिन के अपने उस एजेंडे को कहीं अधिक आसानी से पूरा करने में समर्थ होंगे, जिस पर उन्होंने चुनाव परिणाम आने के पहले ही विचार विमर्श करना शुरू कर दिया था। और यह कहा था कि उनकी सरकार तीसरे कार्यकाल में पहले की तरह ही काम करती रहेगी। यह अच्छा है कि केंद्रीय मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित करना प्रारंभ कर दिया, चूंकि वे इससे भली तरह अवगत हैं कि देश की जनता को उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। इसलिए यही आशा की जाती है कि नई सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में आसानी से सक्षम होगी। ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन यह तब अधिक सुगमता से संभव हो पाएगा जब जन आकांक्षाओं से परिचित होने के साथ ही यह भी देखा जाएगा कि सभी सरकारी नीतियां और योजनाएं जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं या फिर नहीं। यह कहना सही नहीं होगा कि विभिन्न मंत्रालयों के सभी एजेंडे सही तरह पूरे हो रहे हैं। वास्तव में नई सरकार के कामकाज में निरंतरता के साथ ही यह भी आवश्यक है कि उनकी गति और गुणवत्ता बढ़े, और यदि कहीं पर आवश्यक हो तो उसमें बिना किसी देरी के संशोधन परिवर्तन भी किया जाए। ये आप देखिए अवैध खनन। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में खनन माफिया के कारिंदों ने जिस दुस्साहस के साथ एक सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, वह कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है, और इस बात का प्रमाण भी है कि सरकार की सख्ती के बावजूद इस अवैध व्यवसाय पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। और प्रदेश में मिट्टी, बालू और मोरंग का अवैध खनन काली कमाई का बड़ा कारोबार भी है। खनन से लेकर इसका परिवहन तक बहुत सुनियोजित ढंग से किया जाता है, और सिपाही की हत्या में भी उसके साथ खनन रोकने गई पुलिस टीम संदेह के घेरे में है।
और होनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में यह घटना हुई है। एक बात और आपको बता दूं, इस तरह की घटनाओं में पुलिस से लेकर नेताओं से लेकर सभी शामिल होते हैं। खनन माफियाओं को देख लीजिए, उसमें पुलिस अधिकारी शामिल रहते हैं, नेता भी शामिल रहते हैं। और पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर चौकी प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। लेकिन यह पता किया जाना भी जरूरी है कि अवैध खनन के पीछे मुख्य चेहरा कौन है और क्या उसकी पुलिस और विभागीय अधिकारियों से भी मिली भगत है। किसी भी जिले में यदि अवैध खनन हो रहा है तो वहां तैनात अधिकारियों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि बिना किसी संरक्षण के बदमाशों का हौसला सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ाने का नहीं हो सकता है। प्रदेश में बुंदेलखंड के तहत आने वाले जिलों हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन आदि में व्यापक पैमाने पर खनन किया जाता है और इसका एक बड़ा हिस्सा अवैध होता है, जिसे रातों रात ट्रकों में भरकर अन्य जिलों में आपूर्ति की जाती है। इसकी काली कमाई के ही कारण कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। बांदा के खनन कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत को लोग अभी भी नहीं भूल सके और जिससे आईपीएस मनीलाल पाटीदार पर हत्या का आरोप लगा। आईपीएस बी चंद्रकला के खिलाफ भी आप देखिए अवैध खनन को लेकर ही जांच शुरू हुई थी और इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि अवैध खनन में ऊपर से नीचे तक के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत होती है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इसकी विस्तृत जांच कराए ताकि सच्चाई सामने आ सके। समाज के लिए कलंक, बाल श्रम। प्रतिवर्ष 12 जून को बाल श्रम के प्रति विरोध तथा लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से दुनिया भर में एक खास विषय के साथ बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, जो इस वर्ष आइए अपनी प्रतिबद्धता पर कार्य करें, बाल श्रम को समाप्त करें विषय के साथ मनाया जा रहा है। ये आप देखिए थीम है इसकी, जरूर याद रखिएगा। यह दिवस मनाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा वर्ष 2002 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम से बाहर निकालकर शिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। दरअसल बाल श्रम की समस्या पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बनी है। भारत में भी यह समस्या काफी गंभीर है, जो सही मायनों में सभ्य समाज के लिए कलंक है। हाल में 2 अलग अलग मामलों में कुल 33 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। हालांकि बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सहित कई देशों द्वारा कानून बनाए गए, लेकिन बाल श्रम को लेकर स्थिति फिर भी काफी चिंतनीय है। यह चिंता की बात है कि दुनिया भर में बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हुए 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। बढ़ती जनसंख्या, निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा, अनाथ सस्ता श्रम, मौजूदा कानूनों का दृढ़ता से लागू न होना इत्यादि बाल श्रम के अहम कारण हैं। बाल श्रम के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ता है। बाल अपराध बढ़ते हैं और भिक्षावृत्ति, मानव अंगों के कारोबार तथा यौन शोषण के लिए उनकी गैर कानूनी खरीद फरोख्त होती है। ILO के मुताबिक विश्व भर में 16 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी करने को विवश हैं, जिनमें से करीब आप देखिए 7.3 करोड़ बच्चे बहुत बदतर परिस्थितियों में खतरनाक कार्य कर रहे हैं, जिनमें सफाई, निर्माण, कृषि कार्य, खदानों, कारखानों में तथा फेरी वाले और घरेलू सहायक इत्यादि के रूप में कार्य करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य के तहत 2025 तक बाल मजदूरी को पूरी तरह से सख्त खत्म करने का संकल्प लिया गया, लेकिन फिलहाल ऐसा होता संभव नहीं दिखा। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कारखाने या कंपनी में शारीरिक अथवा मानसिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। दुनिया भर के कुछ बाल मजदूरों में 12% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। हालांकि बच्चों से बाल श्रमिक के रूप में काम कराने वालों के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में दंड का प्रावधान भी है, लेकिन इस दिशा में प्रशासनिक सक्रियता के अभाव के कारण इस समस्या पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। और देखिए एक बात और आपको यहाँ बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र की बात हुई, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। और इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। और जो आंकड़े ILO के द्वारा बताए जा रहे हैं तो इन्हें आप लोग आंसर राइटिंग में उल्लेख कर सकते हैं, निबंध में बता सकते हैं। जब बाल मजदूरी से जुड़े हुए आप लोग कुछ लिख रहे हैं या आप देखिए बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कुछ लिख रहे हैं, बच्चों की स्थिति पर कुछ लिख रहे हैं, ये टिप्पणियां रहती हैं। देखना होगा अगर तो देख लिया करिएगा। और इन सब की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। चिंतित करती उपचार में बढ़ती लापरवाही, ये भी आप लोग पढ़ा करिएगा। देखिए आर्टिकल एडिटोरियल
संपादक, जो संपादकीय पाठ रहते हैं, इन्हें जितना अधिक से अधिक आप लोग पढ़ सकें पढ़ा करिएगा, और ये आपको काफ़ी मदद पहुंचाते हैं। आगामी 1 जुलाई से लागू होने जा रहे भारतीय न्याय संहिता 2023 में उपचार के दौरान लापरवाही से मौत के मामले में चिकित्सक को राहत दी गई है, और इसमें मेडिकल लापरवाही को आपराधिक मामला नहीं माना गया है, और इसके पीछे चिकित्सा पैसे की विशिष्टता का भी तर्क दिया गया है। और आप देखते हैं कि इससे गलत उपचार के नाम पर कानूनी मुकदमाबाजी से चिकित्सकों को राहत मिलेगी, लेकिन लोगों की सेहत से खिलवाड़ के इस गंभीर मुद्दे की अनदेखी करना भी ठीक नहीं है। आज शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब देश के किसी हिस्से में से चिकित्सक और मरीज के बीच तनाव की घटना सामने न आए। पिछले कुछ वर्षों में चिकित्सक और मरीजों के बीच भरोसे का संकट गहराया है। मरीज द्वारा पर्ची पर लिखी गई दवाओं और जांच की जरूरत पर संदेह आम बात हो गई है, और आप देखते हैं कि चिकित्सक और मरीज के बीच कम होते भरोसे के पीछे उपचार में बढ़ती लापरवाही के साथ महंगी होती चिकित्सा सेवाओं को अहम वजह माना जाता है। देश में इलाज में लापरवाही से जुड़े मामलों पर निगरानी तथा तथ्यों के संकलन की पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। और आप देखेंगे कि अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में चिकित्सीय लापरवाही के 52 लाख मामले दर्ज किए गए थे। लापरवाही के इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स के अनुसार सिर्फ 46% चिकित्सक ही अपेक्षित निर्देशों प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, यानी कि समझ रहे हैं 46%। और देश में चिकित्सीय लापरवाही से जुड़े मुकदमे में 400% की वृद्धि दर्ज की गई है। उपचार के दौरान लापरवाही की वजह से 80% मौत के मामले सर्जरी के दौरान घटित होते हैं। गलत उपचार जहां सेहत से खिलवाड़ के साथ जानलेवा बन जाता है, वहीं यह भारत की प्रतिष्ठित चिकित्सा सेवाओं को भी धूमिल करता है। इससे उन चिकित्सकों की साख पर बट्टा लगता है जो अपना काम प्रतिबद्धता से करते हैं। और उपचार के दौरान चिकित्सकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके विस्तृत दिशा निर्देश समय समय पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग पूर्व में राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद द्वारा जारी होते हैं। और आप देखते हैं कि गलत उपचार का मुद्दा तभी बनता है जब चिकित्सक ने उपचार के दौरान पेशेवर दक्षता की अनदेखी की हो, और इससे आप देखिए गलत दवाएं देने से लेकर ऑपरेशन के दौरान अपेक्षित सावधानियों का पालन न करना भी शामिल है। कई बार आप देखिए चिकित्सक गंभीर मरीजों को भी उनके रोग से जुड़ी जानकारी, उपचार के दौरान होने वाली प्रभाव और परिणाम की जानकारी नहीं देते हैं, और चिकित्सक और रोगी के बीच ऐसी संवादहीनता भरोसे की कमी पैदा करती है। सरल और पारदर्शी हो शिकायत प्रणाली। जो चिकित्सीय लापरवाही के बढ़ते मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय भी चिंता जाहिर कर चुका है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की गई ना 28 जनवरी 1950 में। और यह स्थिति तब है जब उपचार में लापरवाही के अधिकांश मामले पंजीकृत नहीं हो पाते हैं। ऐसे मामलों में शिकायत की प्रक्रिया काफी जटिल है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए चिकित्सक के दोषपूर्ण उपचार को सबूत के रूप में नियामकीय एजेंसियों तक पहुंचा पाना आसान नहीं होता है। बाईं आंख की जगह दाईं का ऑपरेशन करने जैसे मामले में भले ही कार्रवाई आसान हो, लेकिन जटिल मामलों को न्यायिक कटघरे में खड़ा करना चुनौतीपूर्ण होता है। और चिकित्सा एक ऐसी जटिल विधा है जिसकी बारीकियों को समझ पाना एक सामान्य जन के लिए बस की बात नहीं है। इलाज के दौरान लापरवाही के सभी मामले सही नहीं होते हैं, लेकिन पेशेवर दक्षता की कमी से होने वाली मौत और घटनाओं पर कार्रवाई में पारदर्शिता की कमी देखी जाती है। और आप देखिए उपभोक्ता संरक्षण आयोग और राज्य चिकित्सा परिषद तक पहुंचने वाले मामले सबूत और विशेषज्ञ सलाह कमी के चलते वर्षों लटकते रहते हैं, और इनका समयबद्ध तरीके से निपटारा न होना नियामकीय एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल पैदा करता है। फरवरी 2024 में नजरुल शेख बनाम डॉक्टर सुमित बनर्जी एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन में गलत उपचार पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस निर्णय को कायम रखा जिसमें मरीज के पक्ष में फैसला दिया गया था, जबकि उस निर्णय को पश्चिम बंगाल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पलट दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पाया कि इन दोनों ने सबूतों, खासतौर पर प्रतिवादी द्वारा प्रदान की गई प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल में अनदेखी के बारे में विशेषज्ञता की गवाही ठीक से विचार नहीं किया। गलत उपचार के ऐसे अनेक मामले जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय तथा राज्य चिकित्सा परिषद तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। यदि ये मामले दर्ज भी हो जाते हैं तो इनकी जांच प्रक्रिया अपीलकर्ता के लिए धक्का देने वाली कानूनी जंग से कम नहीं होती है।
और एक बात तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह की लापरवाही होती है आम लोगों के जीवन के साथ, आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ। क्योंकि जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो तो बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और उसमें आप देखते हैं कि वो लोग जाते हैं तो डॉक्टर अपनी बड़ी ईमानदारी से कर्तव्य निभाता है और बड़े अच्छे से जांच परख के सब कुछ करता है। लेकिन गरीब जाएगा, मध्यम परिवार के लोग जाएंगे तो वहां तो डॉक्टरों की बात करने की टून बदल जाती है। आपने देखा होगा, टून बदल जाती है। जांच प्रक्रियाओं में हितों का टकराव। तो पुलिस उपचार में लापरवाही से जुड़े मामलों में मेडिकल लीगल एक्सपर्ट के सुझाव और रिपोर्ट पर आश्वस्त होने पर ही एफआईआर दर्ज कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों की जांच करने वाले जांच अधिकारी की उत्कृष्ट विशेषज्ञता से अभिमत प्राप्त करने की व्यवस्था बनाने की एक का निर्देश दिया। इस तरह के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस के पास प्रतिष्ठित चिकित्सकों का एक पैनल होना चाहिए और इस पैनल में वही डॉक्टर शामिल हों जिनका संबंधित अस्पताल चिकित्सकों के साथ हित का टकराव ना हो। 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने जैकब मैथ्यू केस में केंद्र सरकार को उपचार में लापरवाही पर निर्देश का बनाने का आदेश दिया था। ऐसे में चिकित्सकों के विरुद्ध कथित लापरवाही के मामले की जांच के लिए व्यवस्थित कानून ढांचा होने से मरीजों के साथ साथ चिकित्सकों को भी राहत मिलेगी। उपभोक्ता न्यायालय तथा राज्यों की चिकित्सा परिषदों में गठित होने वाले बोर्डों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान समेत देश के प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों के चिकित्सक सम्मिलित किए जाए। गलत उपचार के मामलों पर अंकुश के लिए जरूरी है कि अस्पतालों में ओवर ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड की जरूरत से अधिक इस्तेमाल, गुणवत्ता विहीन दवाओं की आपूर्ति समेत अलग अलग विषयों का निरीक्षण और उस पर कार्रवाई भी हो। और अस्पतालों में आप देखेंगे नियुक्त पैरामेडिकल स्टाफ तय योग्यता तथा दक्षता को पूरा करता है या नहीं। निजी अस्पतालों में ऐसी जांच शायद ही कभी होती है। महानगरों और राज्यों की राजधानी को छोड़ दें तो छोटे शहरों में शहरी अस्पतालों में तैनात चिकित्सकों का अधिकांश समय अपने घर और निजी नर्सिंग होम में गुजरता है और इस प्रकार चिकित्सा सेवाओं में दबाव, संसाधनों की कमी के साथ चिकित्सीय प्रतिबद्धता का भी है। और चिकित्सा क्षेत्र के अत्यधिक व्यवसायीकरण से पैदा हुई चुनौतियों के समाधान के लिए चिकित्सकों के प्रतिनिधि संगठनों की जवाबदेही बढ़ जाती है। यह पक्षपातपूर्ण और सिर्फ दिखावे के नियमन के बजाय सख्त पारदर्शी कार्यवाही के साथ स्वनियमन से ही संभव है। समाज को भी चिकित्सकों को से देवीय चमत्कार की अपेक्षा करने के बजाय उनकी मर्यादाओं और क्षमता को समझते हुए चिकित्सा सेवाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं कहता हूं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों पहलुओं को लेकर चलना चाहिए। यानी कि नियम कानून भी रहना चाहिए उन लोगों के लिए, उन डॉक्टरों के लिए जो लापरवाही बरतते हैं, अपना काम अच्छे से करते ही नहीं है। चिकित्सा सेवाओं पर दबाव। तो आप देखेंगे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का मुद्दा अप्रत्यक्ष रूप से चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जुड़ा है और सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। इसका फायदा निजी अस्पताल उठाते हैं। कुछ एक चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ से मानकों की अनदेखी करते हुए धड़ल्ले से इसका संचालन होता है। आपातकालीन स्थिति में संसाधनों के अभाव में चिकित्सक विषम परिस्थितियों में कार्य करने को मजबूर होते हैं। भारत में 834 लोगों पर एक चिकित्सक है और आप देखिए आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी के चिकित्सक भी इसमें शामिल हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक यह आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से बेहतर है। और पर आप देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और देश में चिकित्सकों के संगठन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को चिकित्सक मानने से गुरेज करते हैं। और देश में आप देखेंगे चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों की क्षमता को पहचानना होगा। आयुर्वेद, होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार करने के बजाय बीमारियों के उपचार के साथ रोग पूर्ण निदान में इनका उपयोग हो। और देश में पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी एक बड़ा संकट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नर्स जनसंख्या अनुपात 1:300 होना चाहिए। देश में यह अनुपात 670 नागरिकों पर एक नर्स का है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को चिकित्सा सेवाओं पर जीडीपी का 8% से अधिक हिस्सा खर्च करने की सिफारिश की थी। और देश में अब भी स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का मुश्किल से 2% खर्च किया जाता है। और स्वास्थ्य ढांचा को टिकाऊ बनाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता की चुनौती का हल करना होगा। और आप देखिए चिकित्सीय लापरवाही के कई आरोप निराधार भी होते हैं और चिकित्सकों सेवाओं की तुलना किसी अन्य सेवा से नहीं की जा सकती है। उपभोक्ता अधिकारियों के नजरिए से साइकिल या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की रिपेयरिंग और चिकित्सा सेवाओं को समान रूप से नहीं तोड़ा जा सकता है।
लापरवाही के कथित मामले के पीछे मरीजों और उनके परिजनों में चिकित्सा संबंधी शिक्षा और जागरूकता का अभाव भी अहम है। जिस तरह बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसे में चिकित्सकों से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं और ऐसे में गंभीर परिस्थितियों में चिकित्सक से मरीज और उसके परिजन देवीय चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं। भारतीय समाज में बीमारियों को तब तक पोसते रहने की प्रवृत्ति भी घातक है जब तक कि वह जीवन मरण का प्रश्न ना बन जाए। देखिए, यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हुई है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। एक वित्त आयोग की बात करें तो आप देखिए, अनुच्छेद 280 को पढ़ते हैं ना, वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई इसके तहत। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय जरूर दिया करिएगा। आप लोग कुछ तो बोला करिएगा, आप लोग लिखा करिए कुछ। भैया जी बन गए मंत्री, तंज का सजा रहा है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। शिक्षा में उपलब्धियों के साथ चुनौतियां भी हैं। चलिए, क्या चुनौतियां हैं, क्या उपलब्धियां हैं, देख लेते हैं। और ये आंसर राइटिंग के लिए आपको काफ़ी मदद मिल जाती है यहाँ से निबंध लिखने के लिए। जरूर पढ़ा करिएगा अच्छे से। जो उपलब्धियां हैं वो भी याद रखा करिएगा, जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उन्हें भी याद रखा करिएगा। मनुष्य के अंदर मानवता के गुण को जीवित रखने के लिए शिक्षा एक परम आवश्यक तथ्य है। देखा जाए तो शिक्षा के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं: प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। इनमें से यह कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर शिक्षार्थी कुछ ना कुछ ऐसा सीखता है जो कि उसे आगे बढ़ाने एवं व्यक्तित्व को निखारने में सहायता करता है। भारत में इन दिनों इन तीनों स्तरों पर सराहनीय प्रयास मौजूद हैं। साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं एवं चुनौतियां भी हैं जिनके प्रति सकारात्मक और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर उनमें परिवर्तन करने की महती आवश्यकता है। अभी हाल ही में एक उच्च शिक्षा सेवा प्रदाता क्वाक कोरेली साइमंड्स क्यूएस ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की है और भारत की रैंकिंग पिछले वर्षों की तुलना में सुधार देखने को मिला है। 46 विश्वविद्यालयों के साथ भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व में 7वें स्थान पर एवं एशिया में जापान और चीन को छोड़कर तीसरे स्थान पर आ गई है। और 61% भारतीय विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई भारत में शीर्ष पर है। और आप देखिए, अगर वह वर्ष 2014 की बात की जाए तो क्यूएस रैंकिंग में भारत के केवल 16 संस्थान ही शामिल थे। क्यूएस रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की निरंतर बढ़ती संख्या भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य के विस्तार को प्रदर्शित कर रही है। ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विदेश में भी अपने कैंपस खोलने की तैयारी कर रहे हैं और आईआईटी मद्रास का इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया में, जबकि आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी में प्रारंभ होगा। और इसके अतिरिक्त श्रीलंका, नेपाल, यूएई, सऊदी अरब, मॉरिशस, मिस्र आदि देशों में भी आईआईटी के कैंपस खोलने की तैयारी की जा रही है। और ये सभी प्रयास इंगित करते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका में आ चुके हैं। हालांकि देश में आज शिक्षा के कई स्तरों पर कुछ सुधार की भी आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के अंदर शोध एवं नवोन्वेष का समावेश किया जाना चाहिए ताकि प्रारंभिक स्तर से ही शिक्षार्थी अपने मन मस्तिष्क में रचनात्मकता के सहारे सीखने की प्रवृत्ति विकसित कर सकें। महज अध्याय को पढ़ लेना और रटकर परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर दे देना यह बहुत ही घटिया किस्म की शैक्षणिक विधि है। और इस संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास योजना के रूप में की गई पहल उल्लेखनीय है। और इस योजना के तहत देश के किसी भी स्कूल में 9वीं से 11वीं तक का विद्यार्थी अपने सोच एवं विचारों को वैज्ञानिक मानकों पर परख सकेगा और इस हेतु उसे आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने का अवसर भी दिया जाएगा। पहले विद्यार्थी को शोध के विषय पर अपना प्रस्ताव देना होगा। यदि प्रस्ताव का चयन हो जाता है तो उसे 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि एवं उसके कार्य में मदद करने के लिए योग्य शिक्षक भी उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षक एवं स्कूल दोनों को 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की भी व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं ने विद्यार्थियों के मन में विज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति रुचि और रचनात्मकता और कौशल एवं नवीनता में वृद्धि होगी। अच्छी पहल है या नहीं, आप बताइए। और इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती यथासंभव एवं निष्पक्ष हो ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में परीक्षा एवं नौकरी दोनों के प्रति उत्साह बना रहे। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब कोई अभ्यर्थी एक सीमा से अधिक परेशान होने के उपरांत
नौकरी हासिल करता है तो वह किसी भी दशा में अपनी रचनात्मकता एवं कौशल का प्रयोग अपने कर्म क्षेत्र में नहीं कर पाता है और ना ही करना चाहता है, क्योंकि उसकी हताशा एवं अवसाद उसे ऐसा नहीं करने देते। प्रत्येक स्तर पर अध्यापकों का नियमित प्रशिक्षण एवं परीक्षा भी आयोजित की जानी चाहिए ताकि वे अपने विषय से संबंधित ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहें। नियमित प्रशिक्षण का एक लाभ यह भी होगा कि अध्यापक शिक्षा में तकनीक के प्रयोग से भी भली भांति परिचित रहेंगे। और नियमित प्रशिक्षण ठीक उसी तरह होता है जैसे हम अपने वाहन की एक नियमित अंतराल पर सर्विस कराते हैं ना। और बदले परिवेश में शिक्षा का स्वरूप प्रतियोगितामय हो चुका है। आज के परिदृश्य में केवल शिक्षा ग्रहण कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु प्रतियोगिता में भी अपने आप को साबित करना नितांत आवश्यक हो चुका है। शिक्षा के स्तर का अगर उच्च कोटि का बनाना है तो हर हालत में प्रत्येक पायदान पर जरूरी सुधारों को अमल में लाना ही होगा। और इसके लिए शिक्षार्थी एवं शिक्षक दोनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सुधार की दिशा में अपना पूर्ण योगदान करें। और मुझे लगता है कि जो आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और प्राइवेट स्कूलों की हालत तो आप जानते हैं, शिक्षा महंगी भी है। पौधारोपण का महत्व और पेड़ वृक्षों का अभी आप लोगों को महत्व समझ में आ रहा होगा कि कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और कोरोना महामारी में आपने देखा है लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे, मर गए। और मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि जो हमारे फेफड़े हैं ना, उसका एक हिस्सा पेड़ भी है। समझ रहे हैं आप लोग। और जब आप देखते हैं कि वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो हमें ऑक्सीजन में बदल के देते हैं। माँ जन्म तो देती है, पालन पोषण भी करती है। गर्भावस्था में अपने रक्त से जन्म लेने पर दुग्ध पालन से और तत्पश्चात भोजन पानी आदि द्वारा वह निरंतर अपने वात्सल्य एवं मामत्य भाव से बालक के जीवन को आकार और संस्कार देती है। धरती माँ भी वैसी ही है। और विभिन्न प्रकार के फल फूल खाद्यान्न एवं औषधियों हमें धरती से ही मिलती हैं। हाल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। और मैं तो आप लोगों से कहता भी हूँ तो कि कोई भी त्योहार है, आपका बर्थडे भाई, आप देखिए लाखों रुपए फूंक दिए जाते हैं, एक पेड़ लगा दीजिए। कम से कम जब तक वो पेड़ रहेगा आपकी याद रहेगी, जुड़ी रहेगी। और पेड़ को लगा के नहीं भूल जाना है, उस पर आपको संभालना भी है उसे, ठीक है। और आप देखते हैं कि इस अवसर पर पीपल का पौधा रोपते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में लोग यदि सबसे अधिक किसी से प्रेम और आदर करते हैं तो वो अपनी माँ होती है। ऐसे में सभी को माँ के सम्मान में एक पौधा लगाने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही सभी को धरती माँ और पौधों की रक्षा करने का संकल्प भी लेना चाहिए। और विगत दिनों दिल्ली सहित देश के अनेक स्थानों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ऐसे में जीवन पर आए इस संकट का निराकरण पौधारोपण द्वारा ही संभव है। यह अभियान सामान्यतः व्यक्ति को संवेदनाओं से जोड़कर प्रकृति के संरक्षण संवर्धन की ओर लेकर जाना का मंत्र है। और इससे जन भागीदारी बढ़ेगी और यह अभियान व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। पेड़ पौधे धरती के फेफड़े हैं, इनमें निकली ऑक्सीजन समस्त जीव सृष्टि को जीवन देती है। एक बात आप खुद सोच के देखिए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, पहले गाँव में कूलर और पंखे की जरूरत होती थी। हमने जहाँ जन्म लिया है वहाँ कूलर पंखा होते ही नहीं थे। आप देखिए छत पर सो जाना, और आप देखिए पेड़ के नीचे सो जाना। और आप देखते हैं कि और दिन में आपको मालूम है लोग मजदूरी करते थे और एक पेड़ था बरगद का, उसके नीचे गांव में बैठते थे, एक तरह से पंचायत लगी रहती थी। आज आप देखिए वहां बैठना मुश्किल होगा, गांव में एसी लगाने की जरूरत महसूस होने लगी। सर्वविदित है कि अग्नि जल वायु धरती आदि मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं। इसमें जल और वायु आदि के संतुलित अनुपात से जीवन संभव होता है। प्रकृति इस ब्रह्मांड की देखभाल लगातार कर रही है, लेकिन मानव की इच्छाओं एवं स्वार्थों के कारण प्रकृति के इस कार्य में व्यवधान पड़ रहा है। प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक दोहन, उद्योगों के माध्यम से प्रदूषण का उत्सर्जन, विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई, पर्वतों में से छेड़छाड़, जल स्रोतों का अतिक्रमण आदि अनेक ऐसी बातें हैं जो प्रकृति पर्यावरण को निरंतर बरकत कर रही हैं। अवैध खनन, अवैध निर्माण प्रकृति पर्यावरण में असंतुलन पैदा कर रहे हैं। प्रदूषण राष्ट्रीय आपदा बनता जा रहा है और जिसकी चपेट में मनुष्य सहित समुचित जीव सृष्टि है। और जहरीली हवा के कारण देश में लगभग 50% आबादी की सांसों पर संकट बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं। पेड़ों के अभाव में प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भाषा आदि पर चिंताजनक प्रभाव पड़ रहा है। और आखिर हम जानेंगे कब और विकास के नाम पर विनाश की लीला आखिर कब तक चलती रहेगी। और हम समावेशी विकास का भी मार्ग अपनाना ही होगा। यदि 143 करोड़ देशवासी एक एक पेड़ लगाने का संकल्प लें तो कितना बड़ा काम हो सकता है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान केवल पौधारोपण का ही अभियान ना बने, अपितु उनके संरक्षण संवर्धन पर भी केंद्रित हो।
भारतीय संस्कृति प्रकृति पर्यावरण की पूजक रही है। लोक में वट सावित्री व्रत, पीपल पूजन, तुलसी विवाह पूजन, आंवला पूजन आदि अनेक ऐसे वर्ष पर्वोत्सव हैं जहां अनेक रूपों में प्रकृति और पर्यावरण की आवश्यक उपादानों के पूजन और बंधन की परंपरा है। श्री रामचरितमानस में पीपल, आम, नीम, पाकड़, जामुन, आंवला जैसे अनेक वृक्षों वनस्पतियों का विस्तृत चर्चा मिलती है। स्कंद पुराण में पीपल, नीम, इमली, बेल, आंवला और आम आदि पेड़ों के रोपण का आह्वान मिलता है। ये वृक्ष हैं जो हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में सितंबर 2024 तक 80 करोड़ और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधे रोपने का ऐलान किया है। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि प्रतिवर्ष राज्य सरकारें, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, फिर भी हरित क्षेत्र नहीं बढ़ रहा है। कारण भी आप देखते हैं यह है कि पेड़ लगाने के बाद उसके संरक्षण संवर्धन की चिंता नहीं की जाती है। और ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि रोड के दोनों तरफ वृक्ष लगा दिए जाते हैं, लेकिन पानी देना भूल जाते हैं, लगा के भूल जाते हैं। करोड़ों का, अरबों खरबों का वो फंड रहता है और सरकार भूल जाती है तो वो सूख जाते हैं, जानवर खा लेते हैं। ध्यान रहे कि पौधारोपण प्रदूषण को मिटाने का तो सबसे कारगर तरीका है ही। इसके साथ ही अधिक पेड़ होने से जीवनदायी ऑक्सीजन भी अधिक मिलेगी, वर्षा अधिक होगी, भूमि का कटाव कम होगा और भविष्य में निर्माण कार्यों के लिए लकड़ी की उपलब्धता अधिक होगी। प्रकृति में संतुलन के साथ साथ जीवन भी सुखद होगा। आज यह भी आवश्यक है कि हम अपनी दृष्टि बदलें, सजावटी पेड़ पौधे के स्थान पर भारतवर्ष की जलवायु और आवश्यकताओं के अनुसार पौधारोपण करें। बुके के स्थान पर पौधा भेंट किया जाए। जन्म दिवस, वैवाहिक उत्सव, वर्षगांठ, पितृ के अवसर पर पौधारोपण किया जाए। खेल के मैदान, पार्क, पंचायत घर, शमशान भूमि, नदी एवं तालाबों के किनारे अधिकाधिक पौधारोपण किया जाए। इस अभियान के माध्यम से शिक्षण संस्थानों, व्यक्ति और समाज में एक व्यापक जागरूकता का निर्माण होगा और पौधारोपण, संरक्षण एवं संवर्धन हमारा संस्कार बनेगा, ऐसा विश्वास है। मालूम है कि मैं कक्षा 5वीं तक पेड़ के नीचे पढ़ा हूँ, यानी कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं था, पता है। वहाँ आप देखिए पेड़ के नीचे पढ़ाई लिखाई होती थी, वहीं टीचर पढ़ाते थे बैठ के। तो आप समझिए कि पहले कितना क्या था, अब सब बदलता जा रहा है। स्कूल जाते थे, आप देखे 5वीं के बाद तो आपने देखा होगा पेड़ ही पेड़ आपको दिखाई देते थे और मौसम भी ठीक था, लेकिन सब बदलता जा रहा है। ये दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है। एक आपका जनसत्ता का आर्टिकल भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है, बिगड़ते आबो हवा के बीच, और इसे भी देख लिया करिएगा, यहाँ से भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं। आज मानव सभ्यता विकास के चरम पर है। भौतिक और तकनीकी प्रगति ने जीवन को बहुत आसान बना दिया है, मगर भौतिक और तकनीकी प्रगति की इस आपसी प्रतिस्पर्धा ने मानव जीवन को भी खतरे में डाल दिया है, जबकि मानव के लिए यह पृथ्वी ही सबसे सुरक्षित ठिकाना है। विज्ञान आज तक इसका दूसरा विकल्प नहीं खोज पाया है और विभिन्न कार्यों के माध्यम से हमने अपने पर्यावरण को इस कदर दूषित और विषैला बना दिया कि हमारी सांस ही हमारी दुश्मन बन बैठी है। एक आम धारणा है कि पर्यावरण प्रदूषण, भूमंडलीय ताप, ग्लेशियर के पिघलने से पर्यावरण और पृथ्वी को खतरा है, और सबसे बड़ा खतरा मानव जाति को है। आज जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि समस्त मानव जाति है। अगर एक नज़र पर्यावरण संकट पर डाल लें तो स्पष्ट है कि विश्व की करीब 1/4 जमीन बंजर हो चुकी है। यही रफ्तार रही तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों की करीब 70% जमीन कुछ सालों में बंजर हो जाएगी। और ये खतरा आप देखेंगे, एक खतरा ये देशों की 1 अरब से ज्यादा आबादी का जीवन संकट में पड़ गया। पर्वतों से विश्व की आधी आबादी को पानी मिलता है। हिमखंडों के पिघलने, जंगलों की कटाई और भूमि के गलत इस्तेमाल के चलते पर्वतों का पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। विश्व का आधे से अधिक समुद्र तटीय पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा चुका है। यह गड़बड़ी यूरोप में 80% और एशिया में 70% तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, पर्यावरण के नष्ट होने से बहुत सारी जीव प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। यह स्थिति रही तो करीब 11,000 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। और विगत कुछ दशकों में पर्यावरण पर बहुत बातचीत हुई है, मगर स्थिति यह है कि विषमताओं की खाई और चौड़ी हो गई है। ऑक्सफैम और अन्य संस्थाओं के आकलन के मुताबिक दुनिया भर में सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी की आय में लगभग 250% का अंतर है। विकसित या अमीर देशों के लगभग 23% लोगों के पास विश्व की आय का 85% हिस्सा है, जबकि विकासशील देशों में लगभग 17% लोग रहते हैं जिसके पास विश्व की आय का 15% हिस्सा है। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बातचीत और बैठकों का दौर तो खूब चला, मगर धरातल पर सार्थक परिणाम के बजाय विषमता और बढ़ती जा रही है। और यूं कहें कि मानवीय सोच और विचारधारा में इतना अधिक बदलाव आ गया कि भविष्य की जैसी
मानव को कोई चिंता ही नहीं है। और आप देखिए बहुत सारी बैठकें होती रहती हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं करती रहती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ नहीं। पर्यावरण असंतुलन के चलते भूमंडलीकरण, ताप, ओजोन क्षरण, अम्लीय वर्षा, बर्फीली चोटियों का पिघलना, सागर के जल स्तर का बढ़ना, मैदानी नदियों का सूखना, उपजाऊ भूमि का घटना, रेगिस्तानों का बढ़ना आदि प्रगट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी हैं। यह सारा किया कराया मनुष्य का ही है। आज विचलित चिंतित भी स्वयं मनुष्य हो रहा है। बहरहाल भूमंडलीय के तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी है। बीते आप देखेंगे 2 दशक में यह स्पष्ट हुआ है कि वैश्वीकरण की नव उदारवादी और निजीकरण की नीति ने हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां खड़ी कर दी और इससे आर्थिक विकास के मॉडल लड़खड़ाने लगे हैं। भूख, खाद्य असुरक्षा और गरीबी ने न केवल गरीब देशों पर असर डाला बल्कि पूर्व के धनी देशों को भी परेशानी में डाल दिया है। प्रकृति के बगैर जीवन असंभव है। शुद्ध पानी, पृथ्वी, हवा हमारे स्वस्थ जीवन की प्राथमिक शर्तें हैं और मानव प्रकृति का संतुलन सह अस्तित्व जरूरी है। लेकिन अफसोस कि आज दोनों का अस्तित्व संकट में। सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या में और वृद्धि हो जाएगी, तब धरती पर भार और बढ़ जाएगा। इसको लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां भी की जा चुकी हैं। ज्यादातर ऐसा शोर पश्चिमी देशों से ही उठता है, जिन्होंने अपने विकास के लिए ना जाने प्रकृति के विरुद्ध कितने ही कदम उठाए हैं और ये लगातार उठ रहे हैं। आज भी कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में 70% हिस्सा पश्चिमी देशों का है, जो विकास की अंधी दौड़ का परिणाम है। मगर विकासशील और अविकसित देशों को भूमंडलीय ताप का भय दिखाकर उन्हें ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हर वर्ष इस गंभीर समस्या को लेकर विश्व स्तर पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, लेकिन परिणाम ढाक से 3 पात की तरह रहते हैं। कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान विकसित देशों का है, मगर वे इससे जरा भी कटौती नहीं करना चाहते हैं। कहीं कारखाना का गंदा जल हमारे पीने के पानी में मिलाया जा रहा है, तो कहीं आप देखिए गाड़ियों से निकलता धुआं हमारे जीवन में जहर घोल रहा है। जिस पृथ्वी को माँ का दर्जा देते हैं, उसे हम खुद अपने ही हाथों से दूषित करने में लगे रहते हैं। और जलवायु परिवर्तन आज पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। दरअसल वैश्वीकरण से उपजे उपभोक्तावाद ने मनुष्य की संवेदना को सोखकर उसे निर्मम भोगवादी बना दिया। धरती को बचाने के लिए गुहार लगानी पड़ रही है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के परिणाम स्वरूप आज उसके सामने स्थिति का संकट उत्पन्न हो गया है। इस विषम स्थिति में अपने जीवन की रक्षा के लिए हमें धरती को बचाने का संकल्प लेना होगा। मगर दुखद स्थिति यह है कि ना तो विश्व स्तर पर कोई जागरूकता दिखाई दे रही है और ना ही राजनीतिक स्तर पर कोई ठोस पहल। एक बात और आपको बता दूं, देखिए यहाँ कि अगर हम देखिए प्रकृति से खेलते रहते हैं, पर्यावरण से खेलते रहते हैं, धरती माता से खेलते रहते हैं, उसकी जिंदगी से खेल रहे हैं, जब वो हमारे साथ खेलना शुरू करती है तो हम खून के आंसू रोने लगते हैं। और देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, वो कहते हैं ना कि अगर हम अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया उसे हम दुख पहुंचाते हैं, उसे ठेस पहुंचाते हैं, तो हम जिंदगी में खुश नहीं रह सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हमें खुश नहीं रख सकती है, कुछ भी हम पालें। इसी तरह धरती माता का भी है। अगर इसे हम सहेज के नहीं रखेंगे, संभाल के नहीं रखेंगे, इसका सम्मान नहीं करेंगे, तो हम खुद खुश नहीं रह पाएंगे और साथ में हमारी पीढ़ियां भी, आने वाली पीढ़ियां भी खुश नहीं रह पाएंगी। आज विश्व के सामने पर्यावरण को बचाने की कड़ी चुनौतियां भी हैं। वायु प्रदूषण के साथ साथ समुद्री तल का कार्बन से भर चुका है। अगर हम अब भी नहीं समझे तो विनाश से कोई नहीं बचा सकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण, जंगल सुरक्षा की मुहिम चलानी होगी। हर व्यक्ति को पर्यावरण मित्र बनना होगा, तभी हम स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन पर्यावरण और UNEA अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समझौतों के जरिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी मंच प्रदान कर रहे हैं, मगर मौजूदा प्रयास इन चुनौतियों को दूर करने में कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। फिनलैंड ने विभिन्न देशों समझौतों से आगे बढ़कर 2035 तक स्वयं को कार्बन न्यूट्रल करने का निर्णय किया है। अन्य देशों को भी फिनलैंड से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। देशों को आर्थिक विकास को एकमात्र उद्देश्य बनाने के बजाय विकास की धारणीयता पर भी विचार करना आवश्यक है। यह भी सही है कि कोई देश अपने बल पर वैश्विक चुनौती से पार नहीं पा सकता है, इसलिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने होंगे। इन देशों के मध्य बेहतर तालमेल तथा समन्वय के लिए पर्यावरण में से संबंधित निकायों को एक मंच पर लाना होगा और साथ ही संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को भी पर्यावरण उन्मुख बनाना होगा और सबको अपना योगदान निभाना होगा। ये तो पक्का समझिए आप। और इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका मेरे लिए कोई सुझाव हो, सवाल हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। ठीक है, धन्यवाद।